तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ठीक है, आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारे इस होंडा डियो का राइड रिव्यू, जो कि मैंने राइड किया था इसके ऊपर पे कुछ 700 किलोमीटर्स का, जहाँ पे मैं इस गाड़ी को लेके गया था कुछ मुंबई से अमरावती के तरफ में। तो मेरा क्या इम्प्रेशन था इस गाड़ी को लेके, और ये गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है चलाने के लिए, और लॉन्ग राइड पे कैसे परफॉर्मेंस करती है, तो उस बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताऊँगा। ओके, तो गाइस अभी तक मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ कुछ 16,500 किलोमीटर्स। ठीक है, ये गाड़ी जो है मैंने ली थी नवंबर 2024 में। मेरा एक्चुअली प्रोस्पेक्टिव ये गाड़ी लेने का नहीं था। मैंने एक्चुअली ये गाड़ी इसलिए लिया था क्योंकि मुझे एक लाइट व्हीकल चाहिए थी। मैंने तो इसके पहले मैं यूज़ करता था एक पल्सर 220 को, जिसको मैंने ओन किया था कुछ 9 साल के लिए। ड्यू टू कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ मेरे को वो गाड़ी बेचनी पड़ी और गाड़ी बूढ़ी भी हो गई थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये मेरा पहला स्कूटर है, इसके पहले भी मेरे पास में एक जुपिटर 125 सीसी वाला था, बट ये गाड़ी के लुक्स मेरे को ज़्यादा बेटर लगे, उस हिसाब से मैंने लिया। और बचपन में मेरा एक मतलब बोलते हैं ना, क्या एक ड्रीम जैसा था कि यार अपने पास में एक होंडा डियो जैसी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो मॉडर्न स्टाइलिंग आती थी इस गाड़ी के अंदर में, और हर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के पास में ये गाड़ी होती थी। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ये गाड़ी को ली थी। और जहाँ तक मुझे पता है कि इसके अंदर में होंडा एक्टिवा का ही इंजन आता है, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये गाड़ी का जो एवरेज रहेगा वो एवरेज बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने उस हिसाब से इसको एक एवरेज और फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से ये गाड़ी को ख़रीदा था। ठीक है, तो सो फार मैंने ये गाड़ी को, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये गाड़ी को मैंने 16,000 किलोमीटर चला लिया है, और ये गाड़ी की टोटल 3 सर्विस हो चुकी है अभी तक की। ठीक है, तो अभी सर्विस से अगर मैं आपको चालू करूँगा तो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ सर्विस से। ठीक है, तो फर्स्ट सर्विसिंग के अंदर में मेरे को इसके अंदर में कॉस्ट आया था कुछ 1200 रुपये का। ठीक है, 1200 रुपये के अंदर में इन लोगों ने ऑयल वगैरह कुछ चेंज नहीं किया था, नॉर्मल फ्री चेकअप वगैरह रहता है, नट बोल्ट वगैरह टाइट करना वो सब किया था उन लोगों ने। ठीक है, जो कि पहली सर्विसिंग हुई थी अपनी 1000 किलोमीटर्स के ऊपर पे। उसके बाद में हमारी सेकंड सर्विस हुई थी 5000 किलोमीटर्स के अंदर में, जिसका मेरे को एस्टिमेटेड बिल आया था कुछ 2200 रुपीज़ का। वो भी होंडा के सर्विस सेंटर से, जबकि इन लोग बोलते हैं क्या फ्री सर्विस होती है, बट सर्विस जो फ्री होती है उसका मतलब ये होता है कि जो सर्विस चार्ज आप लोगों को लगता है वो होता है। ठीक है, जो भी आपके गाड़ी के अंदर में एयर फिल्टर, ऑयल या कुछ भी चेंज होता है तो उसका पैसा जो रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। अभी मेरे पास में बिल नहीं है, वरना मैं बिल का स्क्रीनशॉट आपको ऊपर पे अटैच करके बता देता। ठीक है, थर्ड सर्विसिंग अपनी गाड़ी की हुई थी कुछ 10,000 किलोमीटर्स के ऊपर पे। 10,000 नहीं, थर्ड सर्विसिंग मैंने अब मेरी गाड़ी की करवाई थी कुछ 12,000 किलोमीटर पे, जबकि इसको सर्विस कराना था कुछ 10,000 किलोमीटर के ऊपर पे। अभी इसकी डायरेक्ट जो फोर्थ सर्विस होगी वो होगी कुछ 20,000 किलोमीटर के ऊपर पे, क्योंकि मैं इसको 20,000 का एक स्ट्रक्चर पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो ज़्यादा चलती नहीं है। फ़िलहाल तो मैंने इसके ऊपर पे मोस्टली 2 बड़े राइड्स कर दिए हैं, जो कि सेम जगह के ही थे। एक बार मैं लास्ट मंथ मतलब लास्ट ईयर गया था, इसमें क्या बोलते हैं, नागपुर गया था ये गाड़ी को टेस्ट करने के लिए। गाड़ी तो बहुत अच्छी लगी थी मेरे को चलाने के टाइम पे। कंफर्ट का अगर मैं बात करूँ तो भाई कंफर्ट तो बहुत बेकार है। ये गाड़ी लॉन्ग रूट के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। ठीक है, ये गाड़ी जो बनी है ये सिर्फ लोकल ड्राइव के लिए बनी है। अगर आप सिटी टू सिटी यूज़ कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी होने वाली है कंपैरेटिवली। अगर मैं इसको एंटॉक से कंपेयर करूँ तो एंटॉक के अंदर में आपको पावर मिलता है, मगर इस गाड़ी के अंदर में आपको पावर नहीं मिलता है। ये गाड़ी कैसा है, थोड़ा स्लो पिकअप लेती है। एंटॉर्क में जैसे ही आप थ्रॉटल मारोगे तो गाड़ी उठती है, ये गाड़ी उठती नहीं है, ये गाड़ी थोड़ा स्लो पिकअप लेती है। ठीक है, गाड़ी के अंदर में आप लोगों को ओवरटेकिंग करना मतलब थोड़ा सा टास्क हो सकता है अगर आप कोई भी गाड़ी को ओवरटेक करने का सोचोगे। ठीक है, एक मिनिमल स्पीड के अंदर में, तो ये गाड़ी जल्दी पिकअप नहीं लेगी। तो ये पिकअप ओवरटेकिंग के हिसाब से तो गाड़ी बनी नहीं है। सिटी टू सिटी ड्राइव के लिए वन ऑफ द बेस्ट बाइक है ये। ठीक है, आपको ये गाड़ी को सिर्फ सिटी के लिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो ये आपको बेस्ट पड़ेगी, लॉन्ग रूट के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर मैं इस गाड़ी का 5 पॉजिटिव पॉइंट अगर आप लोगों को बताऊँ तो पॉजिटिव मुझे इस गाड़ी के सबसे पहले तो सिर्फ लुक्स लगते हैं। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, इसमें आपको लुक्स मिलेगा, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट जो है, इसके अंदर में आपको होंडा का एक भरोसा मिल जाता है।
जैसे कि मेरे पास में एक TVS की भी गाड़ी है, उसकी भी मैंने सर्विस देखी और वो गाड़ी के अंदर में ना बहुत सारे वाइब्रेशंस के भी इशू है। TVS जुपिटर 125cc है मेरे पास में, वो भी नया मॉडल, उसको मैंने ली थी मई में, इसको मैंने ली थी नवंबर में, 2024 का ही मॉडल है वो, ठीक है। तो वो गाड़ी के अंदर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस है, मगर इसका इंजन जो है वो बहुत स्मूथ है, क्योंकि होंडा का इंजन लगा हुआ है इसके अंदर में। और होंडा की रिलायबिलिटी तो आप लोगों को पता ही होगा कि होंडा कितना रिलायबल इंजन सोर्स करता है, क्योंकि अभी तक एक्टिवा के अंदर में ही वो इंजन चल रहा है, तो इसके अंदर में भी सेम इंजन लगा हुआ है, ठीक है। थर्ड बात अगर मैं इसको बोलूँगा तो ये गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी अगर मैं बोलूँ तो ये गाड़ी मेरे को लोकल के अंदर में 45 का एवरेज दे देती है, अगर मैं इसको सिटी टू सिटी ड्राइव करता हूँ और ट्रैफिक वगैरह पकड़ के, ठीक है। और अगर मैं इस गाड़ी को कोई लॉन्ग रूट के ऊपर पे लेके जाता हूँ तो ये मेरे को 50 से लेके 52 का एवरेज गाड़ी मेरे को दे देती है, ठीक है। और अभी मैं अगर इसके चौथे पॉइंट के ऊपर पे आऊँगा तो चौथे पॉइंट के अंदर में देखो, बेसिकली तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ये गाड़ी की सर्विस आपको है ना बहुत मिनिमल इसमें पड़ेगी, मिनिमल रेट में पड़ेगी, क्योंकि होंडा है, हर जगह पे इसका स्पेयर पार्ट मिलता है। गाड़ी किधर ख़राब भी होती है तो आप कोई भी मैकेनिक को जाके दिखा सकते हो, तो वो बंदा फटाक से इसके ऊपर पे काम कर लेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये चौथा पॉजिटिव पॉइंट वही मुझे लगा। और फिफ्थ पॉइंट में अगर बोलना चाहूँ ना आप लोगों को, तो ये गाड़ी सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए बनी है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये गाड़ी है ना सिर्फ लुक्स के वजह से और मॉडिफिकेशंस के हिसाब से मेरे को बहुत सही लगती है। बाकी अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस वगैरह की बात करूँ तो मेरे को ये बहुत अंडर परफॉर्मिंग बाइक लगी। होंडा ने इसको बनाई तो है, बट कैसा है, स्टार्टिंग के टाइम पे ना अपने पास में कुछ ऐसा मोपेड टाइप वाला, इसको जनरली मोपेड और मोटो स्कूटर्स बोलते हैं। अगर आप गाँव खेड़े साइड में देखोगे तो इसको मोपेड बोलते हैं, और सिटी साइड में अगर आप इसको देखोगे तो मोटो रेसिंग स्कूटर बोलते हैं। मोटो रेसिंग के हिसाब से तो अभी आपके पास में एक अवनिस आ गई है, एंटॉर्क आ गई है, ठीक है, एरोक्स आ गई है, बट उन लोगों के साथ में इसका कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि ये 110 सीसी की गाड़ी है, ठीक है। अभी अगर मैं इसका 5 नेगेटिव पॉइंट आप लोगों को बताऊं तो नेगेटिव पॉइंट में मैं आपको बोलूँगा तो भाई ये गाड़ी पूरी फाइबर से बनी है, ठीक है। अगर इसके अंदर में आप इस गाड़ी को ठोकते हो तो ऐसा समझ लेना कि आपकी गाड़ी का आपको पूरा फाइबर वाला पार्ट ही चेंज करना पड़ेगा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड चीज़ जो है ये इसकी लाइट है। होंडा ने इसकी लाइट बहुत ही बेकार दी है। रात के टाइम पे अगर आप गाड़ी चलाते हो तो आपको सामने कुछ भी विजिबिलिटी नहीं मिलेगी अगर स्ट्रीट्स के ऊपर पे लाइट नहीं है तो, ठीक है। थर्ड चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, क्या पहले जो BS3 वाली या BS4 वाली गाड़ी आती थी ना, उसके अंदर में एटलीस्ट आप लोग क्या बोलते हैं, आपको थोड़ा एवरेज का इतना मतलब ज़्यादा ही मिलता था। अभी जब से मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि जब से ये BS6 स्टेज 2 हुआ है तो गाड़ी का एवरेज जो है वो गिर गया, क्योंकि E20 पेट्रोल भी आ गया है, ठीक है। तो मैं तो अगर बोलूँगा कि ये गाड़ी मेरे को हाईवे के ऊपर पे 52 का 50 से लेके 52 का एवरेज दे देती है, बट लोकल के अंदर में मुझे अभी ऐसा लगने लगा है कि 1-1.5 साल चलाने के बाद में ये गाड़ी ऐसा लगने लगा है कि अभी इसका जो एवरेज जो है वो गिर चुका है, ठीक है। और थर्ड चीज़ तो हो गई अपनी। फोर्थ चीज़ अगर मैं आपको इसका नेगेटिव पार्ट बोलूँगा तो ये गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत ही बेकार है, ठीक है। क्योंकि ये गाड़ी बहुत शॉर्ट लगती है, जैसे कि मेरी हाइट थोड़ी लंबी है तो मैं इसके ऊपर पे कंफर्टेबली बैठ नहीं पाता हूँ, बट फिर भी मेरे को ये गाड़ी पसंद थी, इसके लिए मैंने ये गाड़ी को ले ली है, ठीक है। फिफ्थ पार्ट अगर मैं इसका आपको बोलूँगा तो ये गाड़ी का जो सिटिंग पोस्चर है ना भाई, उसमें आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर आप मेरे जैसे हाइटेड बंदे हो तो गलती से भी ये गाड़ी लेने का मत सोचना। ये गाड़ी बहुत ही डिस्कम्फर्ट देगी आपको। ये गाड़ी को आप मैक्सिमम अगर लॉन्ग रूट के ऊपर पे लेके जा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा ही आप ये गाड़ी को चला पाओगे। अगर 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा आपने चलाने की कोशिश की, 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आदमी ना जनरली 50 किलोमीटर को कवर कर लेता है, ठीक है। जबकि मैंने ये गाड़ी से टोटल 700 किलोमीटर्स कवर किए है, तो उसके अंदर में मेरे बैक के अंदर में बहुत गंदा पेन हो रहा था और मेरे को बार बार इसके अंदर में ब्रेक्स लेने पड़ रहे थे, ठीक है। क्योंकि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका 5 लीटर का पेट्रोल टांकी, ठीक है, जिसको आपको एक 700 किलोमीटर के स्ट्रेच के अंदर में कम से कम 4 बार तो रिफ़िल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक का बेसिकली मेरे हिसाब से जितना भी मुझे लगा नेगेटिव पॉइंट्स ये गाड़ी का मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये गाड़ी के दिक्कत की मैं बात करूँ तो बेसिकली ये 1.5 साल के अंदर में ये गाड़ी ने मेरे को सिर्फ एक चीज़ का दिक्कत दिया है, वो की है इसका फ्यूल पम्प। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है और मैंने जब सर्विस सेंटर वालों को पूछा था तो उन लोगों ने मुझे बोला था कि फ्यूल पम्प के अंदर में एक फ़िल्टर होता है, पेट्रोल फ़िल्टर,
उसको है ना साफ़ करना पड़ता है। अभी क्या हुआ था, जब मैं मुंबई से अमरावती के राइड के ऊपर पे गया था तभी मेरी गाड़ी को है ना बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। मतलब मैं अकोला के हाईवे के ऊपर पे था, अकोला अमरावती हाईवे के ऊपर पे था, और वहाँ पर पे मेरी गाड़ी जो है वो अचानक, मैं 80 के स्पीड में था और मेरी गाड़ी के अंदर से कुछ तो ज़ोर से आवाज़ आई फटने की, फाट करके, ठीक है। उसके बाद में मेरी गाड़ी ने जो है वो मतलब यहाँ पर मेरे को इंजन चेक लाइट का एक सिंबल आ गया था, और उसके बाद में मेरी गाड़ी जो 80 पे थी वो ऑटोमेटिकली 40 का स्पीड मेरा ड्रॉप हो गया था और 40 के अराउंड में मेरी गाड़ी कुछ आ गई थी। मैं कितना भी एक्सेलरेट कर रहा था गाड़ी को, मेरी गाड़ी एक्सेलरेट नहीं हो रही थी। अगर आप लोगों ने मेरा मुंबई टू अमरावती वाला ब्लॉग देखा रहेगा तो उसके अंदर में मैंने वो पार्ट को डाला हुआ है, तो अगर आपको देखना है तो आप वो वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, या तो फिर ऊपर टॉगल के अंदर में वो लिंक वीडियो का आ जाएगा मेरे राइड का, ठीक है। उसके बाद में अचानक से ही मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली ठीक भी हो गई थी, क्योंकि मैं सर्विस सेंटर में जब गया मेरे गांव में, तो वहाँ पर भी उनके पास में टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं थे वो चीज़ ठीक करने के लिए। उन्होंने मुझे बोला कि तुमको सिटी में जाना पड़ेगा। जब मैंने सिटी में भी जाके चेक किया तो सिटी के अंदर में भी मेरे को टेक्नीशियंस बोल रहे थे कि हमारे पास में जो फ़िल्टर होता है वो फ़िल्टर अवेलेबल नहीं है। बट मेरी गाड़ी ठीक तो हो गई थी। मैं अमरावती से वापस रिटर्न मुंबई तो आ गया, मगर यहाँ आने के बाद में अभी कुछ दिन पहले ही मेरी गाड़ी के अंदर में प्रॉब्लम आ गया था। क्या, मेरी गाड़ी ने फ्यूल लेना ही बंद कर दिया था। मतलब गाड़ी चली, पेट्रोल पंप पे मैं गया, जैसे ही मैंने पेट्रोल भरा, गाड़ी को स्टार्टर मारा, बाहर निकलने की कोशिश किया तो मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, और अगर चल भी रही थी तो थोड़ा सा चल रही थी, 30 के ऊपर मेरी गाड़ी जा नहीं रही थी। तो अभी तक फ़िलहाल ये 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल तो मैं नहीं बोलूँगा, अभी 1 साल 2 महीना ही हुआ है गाड़ी को, तो 1 साल 2 महीने के अंदर में मेरी गाड़ी ने फ़िलहाल मेरे को इतना ही प्रॉब्लम दिया है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आया नहीं, और उसका सर्विस कॉस्ट मुझे कुछ पड़ा था 800 रुपीज़ फ़िल्टर चेंज कराने का। अगर आप लोगों के पास में भी कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट्स है इस गाड़ी के या कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर में मेरे को बता दो, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो के अंदर में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।